हाँ भाई, ये ग्राफ का सेटअप है। ये अपना पहला सवाल था, Q और 4Q। मुझे बताओ इक्विलिब्रियम पोजीशन इस पूरे सेटअप में कहाँ आएगी? बीच में आएगी या बाहर आएगी? बीच में, ठीक है। कितनी डिस्टेंस पे आएगी वो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये मुझे पक्का है कि इट विल बी क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज। यहाँ कहीं इक्विलिब्रियम आना चाहिए। यहाँ पर ई नेट कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि छोटे वाले चार्ज के पास रखना होगा, बड़े वाले चार्ज से दूर रखना होगा। बोलो क्लियर? अच्छा, अगर ग्राफ बनाने की बात करते हो तो वही लॉजिक लेते हैं कि इस क्यू चार्ज के राइट साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है, और लेफ्ट साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। तो राइट हैंड साइड पर कहाँ जाएगा? प्लस इन्फिनिटी से आना चाहिए, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पर कहाँ से आना चाहिए? माइनस इन्फिनिटी। सेम लॉजिक इधर से भी देखो, इसके राइट हैंड साइड पे प्लस इन्फिनिटी चलना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस इन्फिनिटी। अब बस इन ग्राफ को जोड़ना है। तो अगर मैं इससे कनेक्ट करता हुआ इसको 0 ले जाऊं, कुछ कुछ ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ज्यादा बड़ा हो गया, कोई नहीं। ओके, यू कैन गो विद अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। और यहाँ से ये टर्न होता हुआ इधर में एसिम्प्टोटिक हो गया और यहाँ से टर्न होता हुआ इधर में एसिम्प्टोटिक हो गया। ग्राफ रोड करिएगा ना? क्या बेटा? ग्राफ एक और एक्सप्लेन करिए ना सर। ओके, सुनो, ध्यान से सोचो। पहले ये बताओ कि इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा कहाँ? बीच में कि बाहर? बीच में। बीच में आएगा। किसके पास आएगा? छोटे वाले चार्ज के कि बड़े वाले चार्ज छोटा के? वाला के पास। मतलब ये पक्का है यहाँ, इस यहाँ कहीं आना चाहिए। वो दूरी आप निकाल सकते हो वो इक्वेट करके, ठीक है, इक्वेशंस निकाल के। बोलो क्लियर? हाँ। अब सोचो, ये फर्स्ट हाँ वाले ठीक। पार्टिकल को पकड़ो, जैसे ये जो क्यू चार्ज है, ठीक है, इससे मैं कोई एक्स दूरी की बात करता हूँ, ठीक है। मान लो ये वाला पॉइंट कितनी दूरी पर है, अज्यूम करो एक्स। कितनी दूरी पर है? एक्स। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डी माइनस एक्स। इक्वेशन ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एक्स वाला जो पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स दूरी कितनी लिखनी चाहिए? सिंपल, पहले वाले की वजह से जो छोटा वाला चार्ज है उसकी वजह से होगी बेटा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और दूसरे वाले चार्ज की वजह से कितनी होगी? नेगेटिव होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला है। के इंटू 4Q बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? हाँ ठीक। ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको इस तरह से पुट कर दूं, ठीक है, एलसीएम ले लिया, के क्यू कॉमन निकाल लो। यहाँ पर इक्वेशन में क्या जाएगा बेटा? डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, और इधर आ जाएगा माइनस ऑफ 4x स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करो, देखो कितना आएगा। के क्यू, ऊपर में टर्म बन गई बेटा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2dx माइनस 4x स्क्वायर अपॉन में डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें से कुछ कुछ रीअरेंज करोगे तो इक्वेशन कुछ ऐसी आ गई फाइनली मेरे पास में। कैसी आई देखो, माइनस, अच्छा ये 4x स्क्वायर है ना, ठीक है, तो डी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2dx डिवाइडेड बाय डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये मेरा फंक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स, ठीक है। इसका ग्राफ बनाया एक्चुअली अपन ने यहाँ पर, ये ग्राफ है इसका। ये कैसे बनेगा? अब इसके बारे में सोचो। अगर x की वैल्यू, ध्यान सुनना, अगर x की वैल्यू टेंड्स टू 0 हो जाए, x की वैल्यू क्या हो जाए? टेंड्स टू 0, व्हाट विल हैपन? इंफिनिटी हो जाएगा सर। इनफाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाली टर्म में यहाँ एक्स स्क्वायर बनेगा, ये चलो इसको तो आप निगलेक्ट कर दोगे, इस वाली टर्म को तो 0 की तरफ पहुंचा दोगे, ठीक है। तो ये बनेगा डी स्क्वायर माइनस 2dx, फिर भी एक एक्स नीचे बच ही जाएगा,
तो अप्रोक्सीमेटली x 0 करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी? इन्फिनिटी चली जाएगी, नहीं चली जाएगी, बताओ। चली जाएगा सर। ओके, अच्छा आप ध्यान सुनना, अगर x की वैल्यू d ले जाना हो, अप्रोक्सीमेट d, मतलब d परफेक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट d, तो उस सिचुएशन में क्या होगा देखना जरा, इक्वेशन अगर तुम लिखते हो तो ये दिखेगी k क्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ माइनस 3d² माइनस कितना हो गया, 2d², सही लिख रहा हूँ मैं? ऊपर तो कुछ कुछ आ जाएगा वैल्यू, ठीक, और नीचे में क्या हो जाएगा, ये तो 0 बन गया, बोलो। हाँ सर। तो ये भी कहाँ गया, माइनस इन्फिनिटी। माइनस क्यों गया, देख ये नेगेटिव बाहर आएगा ऊपर वाली टर्म से, देखोगे समझ आ रहा है? तो जब मैं x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ, ये मैंने पॉइंट कहाँ लिया है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट लिया, मतलब इन बिटवीन कोई पॉइंट लिया है मैंने। इन्हीं को सॉल्व करके आप इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन भी निकाल सकते हो, कितनी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो वो तो इक्वेट कर ही सकते हो। तो अगर इस पॉइंट के बारे में बोलोगे कि अगर x 0 हो जा रहा है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ गई, इन्फिनिटी गई, और जब x की वैल्यू d के बराबर जा रही है तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ गई, माइनस इन्फिनिटी। तो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी जाएगा, बीच में कहीं 0 होना होगा, और कर्वेचर, ये ग्राफ कभी भी लीनियर तो बनने से रहा, देखते ही पता लग रहा है। अरे इक्वेशन बहुत कचड़े सी है, गंदी सी है, समझ आ रहा है? तो इस तरह का हाँ नेचर बन सर। जाता है इसका, ठीक है। सेम चीज आप यहाँ पर भी कर सकते हो, अगर यहाँ से मैं मान लो कोई एक जनरल दूरी r ले लूँ और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट r सीधा सीधा क्या लिखना चाहिए, k q बाई डी प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस k इंटू 4q बाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, अगेन यू विल सॉल्व इट एंड यू विल नोटिस, जैसे ही मैं r 0 करता हूँ, यही देख लो, अगर मैं r को 0 के पास ले जाता हूँ तो ये टर्म कहाँ चली जाएंगी बताओ, ये वाली टर्म इन्फिनिटी के इन्फिनिटी पास। भागेगी, तो इसके सामने इसकी तो कोई औकात ही नहीं रहेगी, ये तो बर्बाद हो गया। तो जैसे ही r 0 करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ गया बेटा, प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि डायरेक्शन राइट वर्ड होगा ना, दोनों की हाँ वजह सर। से रिपल्सिव हो रहा है, सही। हम्म, अच्छा अगर r को इन्फिनिटी कर दो तो सोचो कहाँ जाएगा, देखो यहीं से, ये टर्म भी 0 चली जाएगी, 0। हाँ ये 0 जाएगी, और ये वाली भी कहाँ जाएगी, 0, जब r इन्फिनिटी होगा, समझ आ रहा है? हाँ सर। तो ग्राफ कहाँ से कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी से होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चली जाएगी, जैसे जैसे r बढ़ाते चले जाओगे, 0 की तरफ टेंड होगी। कुछ तो समझ में सर आया ये है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। हाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ई नेट 0, अरे क्यों 0 हुआ वो भी समझ में आना चाहिए। इस पॉइंट पर दो तरफ से फोर्स लग रहा है, मतलब एक तरफ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा E1 वाला पार्टिकल, E ड्यू टू Q, ठीक है, और एक इस तरफ में लगाएगा E ड्यू टू 4Q। अपने से दूर फेंकेंगे ना तो दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना जिसमें ये वैल्यू बराबर हो जाएगी, बोलो क्या इसकी कोई वैल्यू 0 नहीं हो सकती यहाँ पर, हाँ सर। इक्वेट करके आ सकता है ना एक्स पॉइंट, और हो वो सकता है। वही पॉइंट आएगा जो हाँ कौन सा पॉइंट होता है, इक्विलिब्रियम। क्यों, देखो ऐसा होता है F बराबर क्यू ही, तुम्हें याद होना चाहिए, मैंने बोला भी तो इंपॉर्टेंट है। अगर हाँ सर। इक्विलिब्रियम है मतलब F बराबर क्या होगा, 0, दिस इंप्लाइज व्हाट, आइदर Q 0 और E 0, तो Q तो 0 हो नहीं सकता, लॉजिकल है, उसकी तो कोई बात ही नहीं करी अपन ने। तो अगर फोर्स को 0 करना है तो क्या कर सकता हूँ, एक ऑप्शन ये भी तो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ही 0 कर दो। अरे समझ आ रहा है, मतलब वहां पर अगर मैं कोई चार्ज पार्टिकल रखूंगा वो तभी नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा जब क्या 0 होगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। ये इफ वाली कंडीशन है, ध्यान रखना। कुछ समझ में आया जो मैंने बोला? हाँ सर। हाँ गुड, क्लियर है। अच्छा सेम चीज नेगेटिव चार्ज के लिए मैंने एक दी थी, शायद मेरे को पेयर बता देना कौन कौन सा दिया था मैंने। ऐसा दिया था शायद, दोनों ही नेगेटिव थे शायद, एक -q था और एक -4q था कि 9q था, 9 के।
9Q। सही लिखा है? ठीक है, इसमें भी उसी तरह का लॉजिक सोचते देखना ध्यान से, तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो दोनों चार्ज की पोलैरिटी सेम है, कहाँ आएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट बताओ? बीच में, बाहर? बीच में। और किस तरफ? छोटे चार्ज के पास। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी? ई नेट 0। ठीक, अब थोड़ा सा खोपड़ी लगाओ, सोचो कि यहां से जो 9Q है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगी? अपने से दूर फेंकेगा कि अपने पास लाएगा? पास लाएगा। पास लाएगा। तो अच्छा सोचो, राइट हैंड साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इसके खुद की तरफ होगी। और इसके लेफ्ट हैंड साइड पर डायरेक्शन क्या होगी? खुद की तरफ होगी। ये समझ में आ रहा है? बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ खींचेगा ना ये, सही? अब सोचो इस 9Q माइनस 9Q के जस्ट राइट तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होनी तो इन्फिनिटी, ये तो पक्का है। इसका रीजन भी बता दिए, क्योंकि डिस्टेंस बहुत छोटा होगा, तो जब तुम KQ/x² टाइप लिखोगे तो वो डोमिनेट कर जाएगा और वही खुद इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है? और साथ में शायद एक नेगेटिव टर्म भी जनरेट होगी, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होने वाली है? राइट हैंड साइड के बारे में सोचना, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट मतलब हम डायरेक्शन में कन्वेंशन में क्या लेते हैं, माइनस की प्लस? माइनस। माइनस। तो ये कहाँ से शुरू होगा यहाँ पे बेटा ग्राफ? माइनस इन्फिनिटी से। और ये तो खैर नेचर तो ये वाला तो समझ में ही आना चाहिए कि जैसे जैसे मैं इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती जाएगी? 0 की तरफ रीच करेगी। प्रॉपर बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बात करो। माइनस 9Q से जस्ट लेफ्ट डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का? राइट की लेफ्ट? माइनस 9Q के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड, थोड़ा सा बगल में डायरेक्शन क्या दिख रही है? राइट की लेफ्ट? राइट। राइट। और होगी इन्फिनिटी तो कहाँ से आएगा ग्राफ बेटे? ऊपर से, प्लस इन्फिनिटी से। प्लस इन्फिनिटी से, ठीक है। अब इसके बारे में सोचो, माइनस Q के जस्ट राइट क्या डायरेक्शन? तो ऐसे एरो बना लिया करो, हमेशा दिख जाता है, अपनी तरफ खींचेगा ना ये। बताओ, माइनस Q के जस्ट राइट हैंड साइड इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। माइनस इन्फिनिटी बीच में होगा बेटे 0, और 0 होते हुए फिर कहाँ चला गया? प्लस इन्फिनिटी। सिंपल। अब सोचो माइनस Q के लेफ्ट हैंड साइड, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी? प्लस इन्फिनिटी। दैट इज योर ग्राफ। इसमें और इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा, देखो अगर ध्यान से देखोगे, ये और ये दोनों एक दूसरे के उल्टे दिखाई दे रहे हैं ग्राफ, क्योंकि डायरेक्शन नेगेटिव साइन के साथ में, तो पलट जा रहा है पूरा ग्राफ। इक्वेशन भी बनाओगे तो उल्टी हुई दिखाई देंगी तुमको, ठीक है। प्रॉपरली इक्वेशन बना के भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी फिर वही वाली बात है कि आपको एनालाइज ही करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी इक्वेशन का कोई स्टैंडर्ड कर्व नहीं। ये समझ में आ रहा है? तो यू ऑलवेज चेक द बाउंड्री कंडीशंस कि इसके पास में क्या होगा, इसके पास में क्या होगा, इस तरह की बातें होंगी। कुछ समझ में आया हल्का फुल्का भी? यस सर। गुड। अच्छा, एक और था, वो थोड़ा गंदा है, खुद सोच लेंगे अपन, उसमें भी बढ़िया बढ़िया सवाल चीजें पूछी जाती हैं। देखो, अपन ने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लिया था शायद अगला पेयर, है ना? मुझे बताना कितना कितना लिया है, मेरे को याद नहीं है।
माइनस क्यू और प्लस 4 माइनस क्यू और प्लस 4, ओके, माइनस क्यू एंड प्लस 4। क्या हुआ बेटा, बादल आवाज नहीं आ रही। पोलैरिटी इसका उल्टा था। अच्छा, पोलैरिटी उल्टा था, मतलब ये प्लस क्यू है और ये माइनस 4 क्यू है। ओके ठीक, ओके ठीक ठीक, तो ये लाइन तो खींचना ही है। कुछ तो तुम खुद ही से बता दोगे कि हाँ ये सब चीजें तो होनी चाहिए सर जी। हाँ भाई, अच्छा एक बात बताओ कि इक्विलिब्रियम पॉइंट किधर लाई करेगा? क्यू के बाएं तरफ। हाँ, क्यू के लेफ्ट हैंड साइड, ये समझ में आना चाहिए, क्यू के लेफ्ट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि छोटे चार्ज के पास ही इक्विलिब्रियम पॉइंट होता। मान लिया हमने यहाँ कहीं इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पर ई नेट कितना है मेरा, 0। ठीक ठीक आ जाए, ओके। अब सोचें, प्लस क्यू के जस्ट राइट हैंड साइड, ये तो दूर फेंकेगा अपने से, प्लस क्यू के राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इन्फिनिटी की माइनस इन्फिनिटी? अबे राइट साइड प्लस इन्फिनिटी, हाँ भाई। और इसके लेफ्ट हैंड साइड, प्लस क्यू के लेफ्ट हैंड साइड माइनस इन्फिनिटी। यस गुड, माइनस इन्फिनिटी। मार्क करते चल रहे हैं। सोचो, -4 क्यू से ये तो अपनी तरफ खींचेगा, राइट हैंड साइड बोलो, -4 क्यू के राइट हैंड साइड प्लस इन्फिनिटी की माइनस इन्फिनिटी, लेफ्ट है कि राइट है? माइनस 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 इन्फिनिटी, नाइस। और इसके लेफ्ट हैंड साइड प्लस ठीक। अच्छा, बीच में कहीं 0 होगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस क्यू और -4 क्यू के? नहीं। तो मतलब लॉजिकल है कि ये चीज ऐसे आएगा, पलटेगा और वापस ऊपर चला जाएगा। मतलब ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर माला टाइप की बन जाएगी। मतलब आया, कम हो रहा होगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट आया और वापस। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्लस इन्फिनिटी था और वापस प्लस इन्फिनिटी जाना था, तो प्लस इन्फिनिटी नहीं बना रहेगा हमेशा, कुछ ना कुछ वैल्यू घटेगी। और वो वैल्यू कितनी घटेगी वो भी कैसे निकालोगे खुद सोचो। क्या मिनिमा है यहाँ पर? एक मिनिमा निकालने के लिए क्या मुझे सवाल में इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और उस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। और डिफरेंशिएट करके वो x निकाल के फिर पुट करो तो प्राण निकलेंगे। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन और गंदा हो गया, ग्राफ बनाने के अलावा भी पॉइंट्स के बारे में पूछने लग जाएगा तो और कैलकुलेटिव हो गया। समझ आ रहा है? लेकिन कंसेप्चुअली इट डजंट क्रिएट एनी सिग्निफिकेंस, मतलब उससे ज्यादा उसमें कुछ है ही नहीं, यही पूछ रहा है। आपको सब आता है ऑलरेडी, समझ आया? अच्छा इधर सोचो, यहाँ तो फिर वही वाली बात है कि जब इन्फिनिटी चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 होना ही होना है, क्योंकि यहाँ पर भी कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट तो आना नहीं है राइट हैंड साइड। ठीक, यहाँ कुछ कचड़ा है, मतलब प्लस क्यू के लेफ्ट हैंड साइड। ये सोचो कि प्लस क्यू का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सेगमेंट है वहां पर ई नेट 0 हुई है। कहाँ हुई है? थोड़ा इसको पास कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ई नेट यहाँ कहीं 0 हुई है, ठीक है। इसको हटा दो, ये सही हटना, हाँ सही हटा। यहाँ पर ई नेट 0 है तो पक्का है कि ग्राफ इससे तो पास होगा ही होगा। प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। प्लस इन्फिनिटी तक जा ही नहीं सकता बेटा, यही तो बात है। खुद सोचो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इन्फिनिटी की ओर से चली जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो भी डायरेक्शन है वो तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही फेंक रहा है। और जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी कि अब घटना चालू हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं इन्फिनिटी चला गया तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ? 0। 0 कॉमन सेंस है। तो अगर वो 0 हुई है और अभी भी 0 है तो क्या ऐसे बना दूं ग्राफ सीधा? ये तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हुआ? क्योंकि इसका मतलब इंक्रीज करेगा।
हाँ, मतलब इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से कुछ बढ़ेगा और फिर डिक्रीज होके कैसा हो जाएगा, जीरो को तरफ अप्रोच करने लग जाएगा। इसे बोलते हैं ऊट पटांग कर्व। ठीक है, वो थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग है, वो स्मूथ कर्व बनेगा, ऐसा ऊंचा नीचा नहीं बनेगा, वो मेरे बनाने में तकलीफ हुई है। ठीक है, ग्राफ कैसा बना, एक इस तरफ में पूरा गया, एक बीच में माला बनी और दूसरी तरफ में सिंपल जो पहले बनता था वैसे ही बना। ऐसा क्यों आया, इसका रीजन है क्योंकि एक तो बड़ा इस पॉइंट पे जीरो और एक इस पॉइंट पे जीरो। हाँ भाई क्या बोल रहे हैं, क्यों का रीजन बताएं क्या थोड़ा सा। किसका बेटा, किस चीज का रीजन? सर ये वाला ऊपर का ग्राफ बढ़ा क्यों, प्लस क्यू वाले के साइड, हम थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। हाँ तो खुद सोचो ना क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एक तो मैक्सिमा आएगा। क्योंकि हाँ और बताओ। सर प्लस क्यू के साइड में जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले तक तो -4q का भी रहेगा ना फील्ड, तो उसके वजह से उसका फोर्स कम रहेगा, बट उसके लेफ्ट साइड में जाने पे उसका फोर्स कम हो जाएगा, मतलब फील्ड कम हो जाएगा -4q वाला का, तो उसका फोर्स ज्यादा बढ़ेगा। अबे वो तो इक्वेशन देख के पता लगेगा तुम्हें। देखो ऐसे सोचो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हुई जीरो, ठीक है, उसके बाद में जैसे जैसे बढ़ोगे तो वो तो तुम्हें ये देखना है कि जो KQ/x² का जो फॉर्मेट है वो डोमिनेट करने लग जाएगा किसके टर्म्स है, -K4Q बाई मतलब जो भी है D+x² के। तो उस पॉइंट में समझ गए, जो छोटा वाला चार्ज है वो डोमिनेट कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। और बढ़ रही है कि घट रही है अभी तुम्हें ये भी नहीं पता है। खुद सोचो कि -4q वाला डोमिनेट कर रहा है कि q वाला डोमिनेट कर रहा है। चलो यही सवाल है, बढ़िया। मतलब इक्विलिब्रियम के लेफ्ट हैंड साइड पे कौन डोमिनेट किया, -4q वाला कि q वाला? क्यू डोमिनेट कर रहा है। गलत गलत, -4q ऊपर जा रहा है, हाँ गुड, राइट साइड जा रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर गई बेटा है, राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में +q वाला नहीं है। +q वाला तो किधर फेंकेगा बताओ, लेफ्ट फेंकेगा। तो आंसर क्या है कि जो ये जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट जीरो वाला, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे किसका इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करने लग गया, -4q। देखो कैसे फंसाया जाता सवाल, अभी पूछ लिया जाएगा, आधे बच्चे से ज्यादा बच्चे गलत कर देंगे। सुनो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यहाँ पर पॉजिटिव, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, नेगेटिव। समझ आ रहा है? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होने का मतलब क्या है, डायरेक्शन किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। अगर वो लेफ्ट है तो वो लेफ्ट किसकी डोमिनेंसी की वजह से होगी, क्यों, +q वाला जो चार्ज है वो किधर फेंकेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन -4q वाला कहाँ फेंकेगा, अपने लेफ्ट तरफ से, राइट। तो +q वाला डोमिनेट कर रहा है इस पोर्शन में या -4q वाला? +q नीचे वाला पोर्शन। हाँ, नीचे वाला डोमिनेट कर रहा है, क्यों, सॉरी, नीचे वाले पोर्शन में +q डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि +q क्या चाहता है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ में फेंके, लेफ्ट हैंड साइड पे। और -4q वाला क्या चाहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो, राइट हैंड साइड पे। तो अभी अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड पर है, इसका मतलब पक्का कौन जीत रहा होगा, +q वाला जीत रहा होगा। और जब जीरो ही, इसका मतलब जो लेफ्ट में है और जो राइट में है दोनों बराबर हो गए। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होने का मतलब है कि अब मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रही, राइट हैंड साइड पर। और राइट हैंड साइड पर आने का सिग्निफिकेंस ये है कि किसका फोर्स डोमिनेट करने लग गया, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट कर गई, जो राइट हैंड साइड की तरफ खींच रहा है। और राइट हैंड साइड की तरफ खींचने वाला कौन है, +q तो लेफ्ट हैंड साइड पे फेंक रहा है यार, -4q राइट हैंड साइड की तरफ खींचेगा ना। ओहो, लेकिन सर डिस्टेंस के साथ तो उसका इफेक्ट कम होना चाहिए ना। नहीं, यही तो गंदी बात है, डिस्टेंस ऐसे थोड़ी चल रहा है, डिस्टेंस x² के फॉर्मेट में चल रहा है महाराज, यही समझाना है। देखो क्या लिखोगे, KQ/x², ठीक है, माइनस क्या है, माइनस तो करना ही है, K×4Q/D+x², ये फंक्शन है। तो एक तो तुम डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हो दोनों का, x बढ़ाते जा रहे हो,
तो ओवरऑल इफेक्टिव वैल्यू तो घटने लगेंगी। अब बताओ ये इसकी तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है ना कंपैरेटिवली, तो एक पॉइंट के हाँ बाद सर। कौन डोमिनेट करेगा बताओ? 4Q वाला डोमिनेट करेगा। और क्यों? अच्छा, लेकिन ये भी एक बात है कि डायरेक्टली देख के नहीं बोलते हम लोग, इसमें ज्यादा बेहतर तरीका क्या होता है, यू शुड फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम तो तुम निकाल ही लोगे यार, करा ही अपन ने सवाल, नहीं किया गया? बताओ, इसको इक्वल टू 0 करोगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं आ जाएगा? आएगा ना। अगर इक्विलिब्रियम आपने निकाल लिया तो उसके LHS RHS चेक कर लो। LHS मतलब जैसे मान लो इक्विलिब्रियम आया D/3 पर, ठीक है, तो D/3 से थोड़ा कम वैल्यू चेक कर लो, तो वो राइट हैंड साइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता देगा। उससे थोड़ा सा लेफ्ट साइड को चेक कर लो तो वो बता देगा कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ग्राफ देख के तो पता लग ही रहा है, ये समझ में आ रहा है। ग्राफ ऑटोमेटिकली ये टेल कर रहा है आपको, टेल क्या कर रहा है मतलब बता रहा है आपको कि कौन सी फील्ड या किसका डोमिनेंसी आने लग गई है उस पॉइंट के बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर इस तरह का पूछ लिया जाए कि मान लो मैंने इसको दो पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक ये वाला पोर्शन, ठीक है, और एक इससे बाहर वाला यहाँ वाला पोर्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ सेकंड और इसको बोल देता हूँ फर्स्ट। तो अगर आपसे ऐसा सवाल पूछ लिया जाए कि इन विच रीजन -4Q इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट्स, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। करेक्ट, सेकंड वाला। सेकंड। कैसे देखना है? डायरेक्शन से देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव हुई मतलब लॉजिकल है पॉजिटिव भगाने वाला हो कौन सकता है, सिर्फ और सिर्फ -4Q वाला। +Q वाला उसको पॉजिटिव नहीं ले जाएगा, +Q का पॉजिटिव ले जाने का मतलब है अपनी तरफ खींच ले, ऐसा हो सकता है क्या? +Q वाला अपने से तो दूरी सर फेंकेगा। हाँ बेटा। इक्विलिब्रियम के बाद जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसके बाद आप खुद से ऊपर चढ़ा दिए, बाद में साइन से जस्टिफाई कर दिए उसको। नहीं, खुद से क्यों ऊपर चढ़ाया मैंने? खुद से क्यों चढ़ाया? तो वो जो ऊपर के कर्व ऊपर जा रहा है सर, हाँ वो कैसे चढ़ा है सर? चलो, और कैसे ऊपर चढ़ाओ? कैसे चलो गया सर? नहीं, चलो बताओ तो और कैसे जा सकता हूँ मैं जीरो की तरफ, बताओ। अगर आप ऊपर नहीं चढ़ाओगे तो और कैसे ले जा सकते हो? जस्ट लेट मी नो, कैसा चाहते हो, कैसा ग्राफ बनाऊंगा? अगर मिनिमा बना मैं के लेके हाँ, मेरा सवाल तुम्हारी तरफ से है, अगर तुम ऐसी बातें कर रहे हो तो पहली चीज तो इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। इक्वेशन से पता लगता है कि ऐसे मैंने अपने मन से नहीं चढ़ाया इसको, ठीक है। अगर ये यहाँ तक का तो क्लियर होगा कि यहाँ तक तो मैंने पहुंचाया ही था, ठीक है। अब तुम कह रहे हो सर इसके बाद में आपने अपने मर्जी से ऊपर चढ़ा दिया, नहीं चढ़ाओ, चलो कैसे लेके जाऊं? ऐसे ऐसे ले जाऊं ये? वो तो इक्वेशन से देखना होगा ना सर। यस, दैट्स द पॉइंट ना। तो या तो तुम इक्वेशन बना के देखो, हाँ, ठीक है। तो फंडा वही है कि या ठीक तो है तुम इक्वेशन बना लो, मेरा तो लॉजिक वही है ना कि अगर बनाना है तो ये बनाओ ना, मैंने बना के दी तो है, तुम इक्वेशन चेक करो। ठीक है सर। ऐसा प्रॉपरली आप पुट करके देखो भैया कि जब इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल ली उसके बाद की अगली वैल्यू डाल के देखो, पता लग जाएगा तुम्हें कि भैया ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। ज्यादा बेहतर तरीका तो वही होता है ना, डब्बा मेथड जो सिखाया था तुमने, कि आप प्रॉपरली पुट करें वैल्यूज को, देन यू शुड गो विथ कि हाँ भैया ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। मैंने तो तुम्हें एक जनरल गाइडलाइन दी है कि ऐसा होता है और एक्चुअली ऐसा होगा, क्योंकि पहली चीज सुनो मेरी बात, अगर तुमने अभी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी नहीं है, वैसे तो नहीं पढ़ी होगी, लेकिन एक पॉइंट होता है ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर शार्प कॉर्नर नहीं आने वाला कहीं भी, पूरे ग्राफ में कोई भी शार्प कॉर्नर नहीं दिखेगा तुम्हें। मेरे बनाने में बन गया हो बात अलग है, लेकिन कहीं भी शार्प कॉर्नर नहीं है। अगर आप इस ग्राफ को ऐसे ले जाकर एकदम से नीचे करोगे मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक हो गई, क्योंकि यहाँ पर दो तरह की स्लोप आ जाएंगी। टेंजेंट खींचोगे ना जिस पॉइंट पर अपने को चेक करना है स्लोप, तो एक स्लोप तो ऐसी आ जाएगी और एक स्लोप ऐसी आ जाएगी। तो एक ही पॉइंट पे दो तरह की स्लोप पॉसिबल होंगी क्या प्रॉपर डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए? बताओ, एक ही फंक्शन है, दो अलग अलग फंक्शन नहीं, एक ही फंक्शन है, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं नहीं होती। तो जब तुम मैथ में यहाँ पहुंच जाओगे तो तब तुम्हें और आइडिया लगेगा कि ऐसा मैंने क्यों किया।
समझ आ रहा है? तो इट्स अ नॉन डिफरेंट सॉरी इट्स अ डिफरेंशिएबल फंक्शन अगेन, जिसकी वजह से मुझे कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी पड़ती, कर्वेचर इसका मेंटेन करना पड़ेगा। कुछ समझ में आया? नहीं तो आपके सर पास तो इस तरह का ग्राफ में हर बार स्मॉल चार्ज के बाद इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद ग्राफ ऊपर उठेगा? ऊपर भी उठ सकता है, वो तो डिपेंड करता है। मान ले प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू होता, यहाँ पर मैं इस सेटअप को पलट हाँ, देता। पोलैरिटी सेम रखे, मतलब जो हाँ। अभी दिया हुआ वैसे ही, हाँ हाँ ऊपर अब उठेगा ही। सेम चीज रिपीट होगा। हाँ सेम चीज रिपीट हो, इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हो सकता है, पोलैरिटी पलट दोगे तो उस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि कहाँ जा रही है। सही है? जैसे एक तुम्हें मैं आप घर के लिए दूंगा, जिसको तुम ट्राई करना खुद से। मैंने जो भी पैटर्न पॉसिबल थे ना, देखो 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। कौन कौन सी? या तो दोनों तरफ पॉजिटिव, या तो दोनों तरफ नेगेटिव, या फिर एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, यही तो पॉसिबिलिटी है। तो मैंने अभी जो पॉसिबिलिटी में बताया वो एक कहा है लेफ्ट हैंड साइड पर पॉजिटिव रखा है, राइट हैंड साइड पर नेगेटिव रखा है। अब मैं पलट दूंगा इसको, ऐसा भी तो कर सकता हूँ। ये समझ में आ रहा है? अरे कुछ समझ में आया क्यों किया ये सब? यस सर। यस सर। गुड। अपने आप में अच्छी चीजें हैं, क्योंकि बहुत मैथ भी लगती है, या फिर आपको 4 ग्राफ दिखाई देंगे ना, तो उसमें फिर आपको बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना भी आना चाहिए। मैंने कहा था ग्राफ के 2 तरीके होते हैं। अगर स्टार्टिंग से ले रहे हो लेक्चर्स मेरे काइनेमेटिक्स में, तो तुम्हें पता होगा मैंने एक ही चीज बताई थी कि ग्राफ वाले क्वेश्चन 2 तरीके से सॉल्व होते हैं। या तो आप उसको एनालाइज कर पाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हिट एंड ट्रायल टाइप का, कि यहाँ देख लो कि ऐसा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, या दूसरा तरीका उसकी इक्वेशन निकाल दो। अगर इक्वेशन निकाल दी तो आपका काम बन जाएगा। समझ आ रहा है? इक्वेशन देख के पता लग जाएगा, उस पर सारी वैल्यूज चेक कर सकते हो। डब्बा मेथड इज द बेस्ट। क्या भैया पुट करो, देखो कि y क्या दे रहा है, x में वैल्यू पुट करो, y देखो क्या दे रहा है, पता लग जाएगा। सही है? हाँ भाई, ये तुम ट्राई करोगे उससे बना लेना, इजी सा ही है। ऊपर में कैसे दिया था? यहाँ पे मैंने दिया था प्लस क्यू ना, अब यहाँ तुम माइनस क्यू ले लेना, माइनस क्यू ले लो, और इधर प्लस 4 क्यू ले लो। बना सकते हो उसका? यस सर। यस Okay. सर। खुद से बनाना, ठीक है? ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट। कहाँ थे? कंफ्यूज हो गया। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया, ठीक है? अब जो हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूंगा पहले मैं, ठीक है? वी आर टॉकिंग अबाउट EFL, और यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है? एक और बात है, दीज आर ऑल्सो नोन एज EFL ऑफ फोर्सेस। EFL मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है? ये भी बोलते हैं इनको, उसका रीजन अभी तुम्हें दिख जाएगा। पहली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, बता सकते हो कोई भी? इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता लगी गई थोड़ी बहुत, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा? ऐसा लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया डिस्क्राइब करे। एरिया नहीं, पैटर्न डिस्क्राइब करें, ज्यादा बेहतर, वही पैटर्न मतलब। ठीक है? पहली चीज, इट इज एन इमेजिनरी concept which gives the pattern of net electric field in a region of space। कोई भी रीजन ऑफ स्पेस के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न को बताने वाले कंसेप्ट को ही हम लोगों ने क्या बोला है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इमेजिनरी है मतलब हम खुद से बना लेते हैं, एक्चुअली ऐसी लाइंस निकलती हुई दिखाई नहीं देती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी यही फंडा है कि लाइंस नहीं दिखेंगी आपको, ठीक है? वो चीज फील होती है, इफेक्ट फील होते हैं, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि हाँ भैया इस तरह का हो रहा होगा। अब इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी शायद पहले, पता नहीं कौन सी क्लास में, 10th में शायद पढ़ी हूँ। 10th में सर। हाँ 10th में मैं भी पढ़ी हूँ,
ठीक है, सेम चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी अपने को कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपने को वही मतलब है प्रॉपर्टीज ऑफ EFL। ठीक है, मैं EFL लिखूंगा बार बार, समझ जाना है। पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या बोलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या 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 क्या, थोड़ा बोल्ड लिखिए ना। अच्छा थोड़ा बोल्ड लिखूं, हाँ यस सर। प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा। फॉलो, अच्छा तुम्हारी स्क्रीन छोटी रहती है। नोटिस अब सही है, कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गया यार, हो गया, थोड़ा कम बोल्ड कर देते हैं, ये ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब ठीक है, हाँ सर ये ठीक originate है। electric field lines originate from infinity or positive charge and terminates on, या at बोलेंगे, terminates at negative charge और infinity। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी क्या करेगी, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करती है और कहाँ जाती है, नेगेटिव की तलाश में चली जाती है, वैसे समझो। अब नेगेटिव मिला तो वहां टर्मिनेट कर जाएगी, नहीं मिला तो कहाँ तक खोज में चली जाएगी, अनंत, इंफिनिटी तक। इन्फिनिटी। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ फेंकती है, बाहर की तरफ। ठीक है, सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से आती हुई दिखाई देंगी, अकेला, अगर नेगेटिव चार्ज है अकेला, ठीक है, नेगेटिव की तरफ आती है, सही। दोनों आइसोलेटेड है, मतलब अलग अलग रखे हुए हैं अपन ने। तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट होती हुई दिखाई दे रही, इन्फिनिटी से ओरिजिनेट होती हुई दिखाई दे रही है, और कहाँ टर्मिनेट हो रही है, नेगेटिव पर। और यहाँ पर ओरिजिनेट पॉजिटिव से हो रही है, और कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर यही काम अगर मैं एक पॉजिटिव और नेगेटिव को आमने सामने रख दूं, एक पॉजिटिव चार्ज पकड़ लो, ये थोड़ा नीचे लेके चलना पड़ेगा इसको, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव से निकलेगी और कहाँ टर्मिनेट करेगी, नेगेटिव पे। नेगेटिव पे। ठीक है, इस तरह का कुछ सेटअप, और ये बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह का ये सेटअप को जनरली, वैसे मैं इसको कुछ नहीं बोलूंगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलने के लिए भी एक लॉजिक चाहिए, वैसे ये बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक तरह का इलेक्ट्रिक डाइपोल ही है। इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल EFL पैटर्न्स। सर इलेक्ट्रिक डायपोल बोले तो एक ऐसा सेटअप है जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रखे होते हैं कुछ दूरी पर, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो पेयर होता है उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे 2 कूलम है तो -2 कूलम का चार्ज रखा रहेगा उसके सामने में, तो इस पूरे पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेकेंड प्रॉपर्टी जो मैंने लिखी, हाँ सेकेंड प्रॉपर्टी जो लिखी मैंने बोली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई, क्वेश्चन मार्क। तो ये तो शायद पता ही होना चाहिए, क्या रीजन होगा बोलो। दो डायरेक्शन नहीं हो सकते। दो डायरेक्शन दिखा देगा सर जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, क्योंकि 2 टेंजेंट बनेगा। हाँ 2 टेंजेंट बनेगा, पॉइंट पे ओके। सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी डायरेक्शन शो नहीं करता है। क्या नहीं शो करता है, डायरेक्शन नहीं डायरेक्शन तो शो करता है, तो गलत बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज शो डायरेक्शन, नो प्रॉब्लम। तभी उनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस ही बोलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन तो बताएगी, पैटर्न बता रहा है, मतलब पैटर्न में वेक्टर के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
ये बोल रहा है, बच्चे बोल रहे हैं एक लॉजिक कि जिस पॉइंट पर अगर जैसे मान लो मेरे पास है ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, एक इधर गई और एक इधर गई, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट पर खड़ा हो जाऊं तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी इसी में रह गई, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, ये समझ में आता है, जो कि पॉसिबल हाँ, नहीं होगी। नहीं। टू डायरेक्शन, या टू नहीं बोलेंगे पर मल्टीपल डायरेक्शन बोलना चाहिए। तो ये तो हुई कौन सी चीज जो तुम 10th क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन और मल्टीपल डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। सीधा लॉजिक सोचो, मैंने इसका जो मेजर डेफिनेशन लिखा है उसी में इसका आंसर लिखा हुआ है। इसका आंसर ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज शोज द डायरेक्शन या शोज द पैटर्न ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके बारे में बताता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मान लो उस पॉइंट पे दो तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस भी हो रही हैं तो ऑलरेडी यू विल फील अ सिंगल डायरेक्शन एंड दैट डायरेक्शन विल बी द रिजल्टेंट डायरेक्शन। अगर जैसे मान लो इस तरह का पैटर्न है भी तो मैं ऐसा नहीं शो कर पाऊंगा, इसका रिजल्टेंट कहीं बीच में दिखाई देगा मुझे, ई नेट की बात हो, ठीक है। तो मैं दो डायरेक्शन नहीं दिखा के उसको क्या करूंगा, सिंगल डायरेक्शन बताऊंगा। जैसे अगर जैसे इस डाइपोल की बात कर रहे थे हम, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पिकती हैं, सब डायरेक्शन में इस तरह से पिकेंगी, बोलो। और नेगेटिव की वजह से क्या होगा, अपनी तरफ एंटर करेगा, इसने अपनी तरफ खींच। इस तरह का काम होना चाहिए ना बेटे, कुछ कुछ बोलो। यस सर। अब हाँ। सोचो कि जब इस तरह का काम होगा तो एक्चुअली जब इनका मिक्सचर देखोगे तुम इस पूरे सेगमेंट का, जब ये मिक्स होगा तो यहाँ पर क्या बात होगी, हमारे पास में रिजल्टेंट निकालना शुरू हो जाएगा। क्या निकलेगा? रिजल्टेंट। क्यों? क्योंकि हम कोई भी चीज को, ऑब्जेक्ट को अगर रखेंगे तो उस पर जो फोर्स लगेगा दैट इज F बराबर क्यू ई। तो ई क्या बताएगा हमेशा, फोर्स आप अगर देखोगे किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो कौन सा फोर्स देखते हो, नेट फोर्स देखते हो ना। इंडिविजुअल फोर्स देख पाओगे क्या अगर सेटअप रखा हुआ है ऑलरेडी दो चार्जेस का? नहीं। अगर मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं और उसके बीच में तीसरा चार्ज पार्टिकल रख दिया तो क्या इंडिविजुअल फोर्सेस देख पाओगे क्या, उनका कंबाइंड इफेक्ट देखोगे? कंबाइंड इफेक्ट। कंबाइंड। कंबाइंड इफेक्ट ही हम लोग रीड करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज गिव द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की पहली बात, दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अगर मल्टीपल वेक्टर्स आ भी रहे हैं तो वो क्या कर जाएंगे, वेक्टर एडिशन हो जाएगा वहां पर। क्या हो जाएगा? वेक्टर एडिशन, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, याद करो। सुपरपोज होके एक सिंगल बना लेगा और वही चीज आप उसी के पैटर्न को आप देखते हो, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट करती हुई नजर नहीं आएंगी। ये काम यहाँ भी होगा और ये काम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी होगा, ध्यान रखें, क्योंकि वी ऑलवेज कंसीडर देम एज नेट डायरेक्शन और रिजल्टेंट। मतलब हम अगर बात करें EFL ऑलवेज गिव्स ई नेट वेक्टर, ध्यान रखें, मतलब ये रिजल्टेंट बता रहा है। तो ऑलरेडी वो कॉम्बिनेशन है मल्टीपल वेक्टर्स का, ठीक है। तो इंडिविजुअल वेक्टर्स के क्या डायरेक्शन थे वो आप नहीं बता पाओगे ई नेट को देखते हुए, खासकर आप EFL के पैटर्न को देखते हुए। इंडिविजुअल EFLs बनाओगे तब बात अलग है, लेकिन अगर पूरे सेटअप में आपने कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई हैं तो वो ऑलरेडी किसके बारे में बता रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रही है। कुछ समझ में आया? यस सर। ज्यादा बेटर यस सर। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दिया है मैंने, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज इसी में दिख गई थी, अ टेंजेंट ड्रॉन ऑन अ पॉइंट at an EFL will give the direction of electric field and also gives the idea about the direction of, that idea क्यों बोलेंगे, idea क्या ले लेना, also
gives the direction of electrostatic force. ऐसे समझें कि जो भी टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे किसी भी पॉइंट पे, कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, वो किसकी डायरेक्शन देगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, और उसी के हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन भी अचीव की जा सकती है। सही, जैसे मान लो मेरा एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न इस तरह का जा रहा है, ऐसे ऐसे करते हुए कुछ कुछ, ठीक है। तो अगर मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, एरो इस तरह का है, ठीक है, तो ये इस पे मैं क्या डाल दूंगा, एक टेंजेंट, एंड दिस टेंजेंट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोर्स भी कितना होता है बेटा, क्यू ई वेक्टर के बराबर होता है, ठीक है। तो फॉर पॉजिटिव चार्ज, force will be, F vector will be in direction of E vector, and for negative charge, F vector in opposite direction of E vector. मतलब अगर एक पॉजिटिव चार्ज को मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दूं तो वो किस तरफ में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। वेयर एज एक नेगेटिव चार्ज को छोड़ोगे तो उस पर फोर्स ना लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यही लॉजिक है, F बराबर माइनस क्यू, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पलट जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं पलटेगा, एक्चुअली फोर्स का डायरेक्शन पलट जाएगा। सही, क्या ये समझ में आया? देखो इसी बात को लेकर मैंने तुम्हें पहली चीज बताई सर थी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो लेकिन फोर्स के तरफ ही ना होगा, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है उसका भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वहां पे दोनों फोर्स का डायरेक्शन उसी तरफ करेगा। पहली चीज, हाँ यही समझाना है। देखो यू आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, F बराबर क्यू ई में ये जो F है ये क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज। कौन से चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, Q, समझ में आ रहा है। और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर चार्जेस एक्सेप्ट Q। खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड से खुद पर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता, ये कॉमन सेंस वाली बात है। आपकी खुद का प्रेजेंस आपको कुछ फर्क नहीं देने वाला, दूसरों पे फर्क डालेगा आपका प्रेजेंस, ठीक है। सेम लॉजिक चार्जेस के केस में भी होता है। F बराबर जब QE लिखते हो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से लिखते हो, उसके खुद जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उस पर नहीं लिखोगे। कभी ऐसे नहीं लिखने वाले आप कि भैया मेरे पास में सर एक चार्ज है Q, ठीक है सर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन होता है सर KQ/R², तो सर इस पर फोर्स लगा देंगे KQ²/R², ये लिखोगे क्या, बताओ। Is it correct or not? This concept is bullshit. पहली चीज सर R0, ओहो सर खुद है ना तो डिस्टेंस तो 0 है सर, तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब आज फोर्स अपने आप, अपना चार्ज अपने आप पे इनफाइनाइट फोर्स लगाता रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फोर्स उस पर डोमिनेट कर ही नहीं सकता। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे यही गलती करते हैं। F बराबर QE में ध्यान रखो, जो E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, एक्सटर्नल सोर्सेस की वजह से, और Q चार्ज वो है जो फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? तो उसका इफेक्ट नहीं देखना हमें, जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट आप नहीं देखोगे। अरे चमका कुछ समझ गया सर। हाँ, दैट्स इम्पोर्टेंट, मैं बार बार इस पे इसलिए एम्फेसिस कर रहा हूँ, बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। ये लिख देना इसमें, दिस इज बुलशिट, वो बुलशिट मेरा, ओके गो फॉर, ओके नेक्स्ट डू लिसन। मैंने एक बात और बोली थी कि पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाते हुए हम क्यों देखते हैं, उसका एक रीजन यहीं से जनरेट होगा, ध्यान सुनना।
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा इन्फो। लॉजिकल है, थोड़ा सा सोचोगे तभी समझ में आएगी। मान लो ये अक्कर एक मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसके सामने इसको अपन बोल देते हैं Q1 और एक मेरे पास में Q0 चार्ज है जो कि फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। Q1 क्यों लेना, फिर इसको Q ले लूँ, ठीक है। ये अभी मैंने मान लिया कि कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव। अच्छा, इस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे। अरे होगी नहीं होगी, होगा सर। होगा। अच्छा, अब ये चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q शायद राइट हैंड साइड पर वही ही लगेगा, लगेगा। है ना। क्यों, क्योंकि दिस इज इक्वल टू Q0 इंटू E, राइट। और E तो लिख सकते हो KQ/R² के लॉजिक से, ठीक है। अच्छा, अगर तुम बाई चांस, ध्यान सुनना, अगर तुम बाई चांस चार्ज, ये जो Q चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टी डायरेक्शन में ले लेते, मतलब बाहर ना निकलता हुआ कैसा ले लेते, अंदर, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कहाँ लगता। क्या बोले सर, रिपीट करिएगा। फिर से सुनो, मैंने बोला कि ये तो हमारा कन्वेंशन है ना, हम इस तरह से लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगी, बाहर की तरफ निकलेगी, ये समझ में आता है। बट इफ हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि Q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ना निकल के कहाँ निकलती, इसकी तरफ जाती, ऐसा मान लेते, तो यहाँ पर जो Q0 है इस पे फोर्स कहाँ लगता अगर ये पॉजिटिव होता तो, लेफ्ट हैंड साइड में। अकॉर्डिंग टू दिस लेकिन वो द फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q विल बी ऑन नेगेटिव साइड। ये किधर लगने लग जाता, लेफ्ट। तो ये कैसा नेचर होने लग जाता, अट्रैक्टिव। क्या ये सही बात होती कि गलत होती, दैट्स द लॉजिक। तो जो हमारा जो कन्वेंशन जो कह रहा है ना F बराबर QE वाला जो लॉजिक बोल रहा है, उसको सही करने के लिए, F वेक्टर बराबर QE वेक्टर को सही करने के लिए हमने इस तरह का कन्वेंशन माना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर ही निकलनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर मैं उसके सामने एक पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो उस पर रिपल्शन फोर्स फील होना चाहिए, और रिपल्शन तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर निकलेगी पॉजिटिव चार्ज से। अगर मैंने उसको अपनी तरफ ले लिया होता तो वो रिपल्शन देने की बजाय क्या देता, अट्रैक्शन, जो कि दो पॉजिटिव चार्ज में पॉसिबल नहीं है। ऐसा आप हर एक के साथ करके देख सकते हो। मतलब मैंने तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पेयर को लिया है, आप पॉजिटिव नेगेटिव पेयर में क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए। अरे समझ में आ रहा है सर? इस हिसाब से तो नेगेटिव नेगेटिव में ना रिपल्शन होना चाहिए ना अट्रैक्शन। क्यों, अच्छा, ओहो चाचा, देखो माइनस क्यों ले लो, ये सेकंड केस है। फिर बताइए ना सर, रुक जा, पहले इसका क्लियर करने दे। हाँ भाई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, नेगेटिव चार्ज की अंदर। अच्छा, इसके सामने अपन ने क्या रख दिया, एक और नेगेटिव चार्ज रख दिया -Q0। बताओ कहाँ भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और अवे टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अवे। क्यों, F बराबर बेटा यहाँ पे -Q0 E वेक्टर हो जाएगा, तो फोर्स कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो देखो नेगेटिव नेगेटिव में क्या आया, रिपल्शन आया कि नहीं आया, आया, मतलब सब कुछ सही है। अच्छा, ये -Q0 मैंने इसलिए लिखा कि ये -Q0 है, ठीक है, वैसे कोई फॉर्मूला नहीं रखा। हाँ भाई संगम, समझ में आया। हाँ सर, हाँ बेटा मोदी, थोड़ा बहुत। हाँ थोड़ा बहुत ही समझना, ज्यादा नहीं, इसको दिल से नहीं लगाना, मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगाई। जैसे हाँ। प्लस चार्ज में है कि हाँ। लगता है कि जैसे कुछ चीज का एक्सचेंज हो रहा है उसके वजह से फोर्स लग रहा है। नहीं, तो बेटा नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप ऐसे मत सोचो कि नेगेटिव चार्ज में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि प्लस चार्ज ही सर सिर्फ बाहर फेंकेगा तो नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट करता है, तो नेगेटिव चार्ज भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है। दीज आर टू एस्पेक्ट्स। पॉजिटिव चार्ज बाहर फेंकेगा तो नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, ऐसा याद रखो हमेशा। यू विल नेवर गेट कंफ्यूज। पहली प्रॉपर्टी यही है, देखो ध्यान से, पहली प्रॉपर्टी अपन ने क्या लिखी है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज विल गो आउटवर्ड, देखो बाहर की तरफ जा रही है, नेगेटिव की तरफ से कैसे आ रही है, अपनी तरफ। यही प्रॉपर्टी सबसे मेजर प्रॉपर्टी है, ये ध्यान ही रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर नेगेटिव चार्ज की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होती, ये गलत बात है। समझ आ रहा है? हाँ। कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है। तो लॉजिक है नहीं बेटा, इसके चार्जेस के इफेक्ट देखे गए। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो वैसे ही मैंने बताया इमेजिनरी कंसेप्ट है टू एक्सप्लेन अवर फेनोमेना, हमारे जो फेनोमेना हो रहे हैं उनको बताने का तरीका है, ठीक है। कि हाँ भैया ऐसा हो रहा होगा तो बाई चांस ऐसा हो जाता है, ठीक है। क्या हमने भिड़ा दिया हमने लॉजिक, समझ आ रहा है? इसलिए ऐसा काम है। हाँ भैया मोदी सुनो, कि जब हमने ऐसी बात करी कि फोर्स की बात कर रहे थे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न तो इससे दूर जाता ही हुआ दिखाई देगा ना, है ना। अगर इसके सामने एक Q0 चार्ज रख देता हूं तो उस पर फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स बराबर होता है बेटा QE, है ना। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में भागेगा, फोर्स तो उसी डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। समझ आ रहा है? तो सही बात है, ये बात कॉमन सेंस भी है कि पॉजिटिव चार्ज को आमने सामने रखोगे तो कैसा फोर्स आता है, रिपल्सिव भी आता है। इसमें भी देखो ध्यान से तो रिपल्सिव भी दिख रहा है, दूर भाग रहा है ना। लेकिन अगर हम इस तरह का सोच लेते, इफ वी अज्यूम, अगर ऐसा हम सोचते, जो कि गलत है, ये रॉन्ग कंसेप्ट है, ठीक है। तो अगर मैं इस पे पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर फेंकने की बजाय कहाँ मानता कि इसके अंदर आ रही है, मतलब मेरा कन्वेंशन था ना, मैं तो कैसे भी ले सकता हूँ कि अगर पॉजिटिव चार्ज को सर मैं बाहर मानने की बजाय कैसे ले लूँ, अंदर मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने माना कि अगर मैं इसको अंदर ले लेता हूँ तो इसके सामने अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो वो किस डायरेक्शन में भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागेगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स चार्ज Q, है कि नहीं, लेफ्ट है ना, लेफ्ट की तरफ। तो Q0 पे फोर्स भी कहाँ लग जाएगा, लेफ्ट की तरफ लगेगा, लेफ्ट की। तो यहाँ रिपल्शन हुआ कि अट्रैक्शन होने लग जाएगा, अट्रैक्शन होने लगेगा। तो सही बात है कि गलत बात है, गलत बात है, इसलिए ये कन्वेंशन नहीं लेते हम लोग, इसलिए ये कन्वेंशन लिया गया कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मानी जाएगी, बाहर, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मानी जाएगी, उसकी तरफ। कुछ समझ में आया? ऑल्दो इट डजंट इवन रिक्वायर टू बी अंडरस्टूड, हमें तो याद ही रखना है, वो वाली बात है। लेकिन क्यों करते हैं उसके पीछे भी कुछ कुछ रीजन होता है, वो मैंने बताने की कोशिश की है। आए तो ठीक, ना आए तो और भी ठीक। ना आए तो ये बात ठीक याद रखना कि याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर फेंकेगी इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव की वजह से अंदर आएगी, वो जरूरी। ठीक है, दिल से मत लगाना इसको ज्यादा, वरना खुद ही कंफ्यूज होते रहोगे। ठीक, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? तीसरी थी। ओके, चौथी प्रॉपर्टी सुने, मोर डेंस द EFL, more will be the strength of electric field at a point, या at a point ही बोल सकते हो या रीजन भी बोल सकते हो, और रीजन यह बहुत ही रद्दी टाइप का लॉजिक है, कुछ सोचो ये क्या हो गया। हाँ भाई, मान लो एक आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक, नहीं इसलिए मर जाएगा, एक आदमी यहाँ है, ठीक, सेम आदमी को यहाँ खड़ा करो, यहाँ तो मजा नहीं आ रहा उसको, यहाँ पे खड़ा करो उसको, और सेम आदमी को यहाँ खड़ा करो, कहाँ ज्यादा आनंद आएगा उसको? नीचे में। हाँ, मतलब अगर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, कहाँ ज्यादा मजा आ रहा है? ए वाले पे। ए वाले प्राण निकल जाएंगे, लॉजिकल है। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि ए विल बी ग्रेटर देन EB विल बी ग्रेटर देन EC। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पर क्या है, मोर डेंस, मतलब जितनी चिपकी चिपकी लाइनें होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, उतनी ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, ध्यान रखें। कंपैरेटिवली बात हो रही है, ठीक है, कंपैरिजन करते हैं
कि जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे ए पॉइंट के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, ठीक है। अब मान लो ए पॉइंट पे 1000 है तो सी पॉइंट पे 1000 से कम होगी, कितनी कम होगी वो नहीं बोल सकते एक बार में, ठीक है। उसके लिए बहुत फंडे लगाने पड़ेंगे, समझ आ रहा है। यू कैन जस्ट अज्यूम, मतलब बता सकते हो, आइडिया दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। बता दोगे कौन कम है कौन ज्यादा है, ठीक है। क्या वैल्यू है वो तो प्रॉपर तरीके से निकालनी पड़ेगी। अरे समझ आया कुछ? हाँ अच्छा, एक और 6 प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप, एक्सेप्शन इज देयर। पहली बार फिजिक्स के अंदर एक्सेप्शन आया, ध्यान रखना। सर पहले एक्सेप्शन बता दीजिए ना। नहीं कोई जरूरत नहीं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग, डू रिमेम्बर कि जब बात ही नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड की, अभी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक बनी हुई है स्टैटिक चार्जेस की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं है, उसमें कुछ वेरिएशन नहीं है, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनानी वाली, ठीक है। एक और टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी बाद में, जिन्हें बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वो एक्चुअली गोले ही बनाएंगी, वो क्लोज लूप ही बनाएंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं बनाती हूँ। सर हाँ बोलो। एक्सेप्शन इज देयर मतलब? एक्सेप्शन है एक आगे के चैप्टर में। तो सर लूप कहना क्या चाह रहे हैं सर मतलब? हाँ मैं बता रहा हूँ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेप्शन है, ठीक है। लूप मतलब ऐसे गोला नहीं बना सकती कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये गलत है। मतलब गोल गोल घूम के वापस नहीं जाएगी। मैग्नेट के अंदर ऐसा होता है, ध्यान से सोचो, मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ पोल से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कहाँ जाती है? साउथ में खत्म हो जाती है क्या, कि अंदर भी जाती है मैग्नेट के? अंदर भी जाता है। अंदर भी जाता है, अंदर में डायरेक्शन उल्टा होता है, साउथ टू नॉर्थ, और बाहर में होता है नॉर्थ से साउथ, याद है? हाँ तो Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाती है। तुमने देखा होगा है, जैसे एक एक्सपेरिमेंट बुक के अंदर वो डायग्राम होगा, कौन सा आयरन फिलिंग्स वाला, एक करंट कैरिंग वायर के आसपास में, एनसीईआरटी बुक में चिपका हुआ है वो शायद, ऐसे साइड साइड में ऐसे कंसंट्रिक रिंग्स बन जाती है गोल 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 गोल, शायद अगर देखा हो तो, पता नहीं, इस तरह का याद है। मतलब इस तरह का उन्होंने पैटर्न बना के दे रखा है कुछ, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करता है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी ऐसे गोल गोल लूप नहीं बनाएगी, कभी ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसका रीजन क्या है? इसका जो रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। कैसी फील्ड है ये? कंजर्वेटिव है। और कंजर्वेटिव फील्ड होने की वजह से अगर बाई चांस मानते हो कि इफ ये बनाती है क्लोज लूप, या आप ऐसे यहाँ लिखो, इफ क्लोज लूप इज मेड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को पकड़ूं, ठीक है, और चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना लगेगा बेटा? अगर मान लो चार्ज पार्टिकल Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो फोर्स कितना लगने लगेगा? QE, ये लगेगा ना, इन द डायरेक्शन, बोलो। और मान लो आपने इसको इसी के अंदर कंस्ट्रेंट करके रखा हुआ है किसी तरीके से, मतलब आपने इधर ऐसे पाइप लगा दिया, इस तरह से इसको एनगल्फ कर दिया किसी चीज में, जिससे ये अपना लोकेशन ना बदले, तो क्या होगा? क्या F बराबर QE हमेशा लगता रहेगा इस पार्टिकल पे? कोई पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, अरे हर पॉइंट पे QE लगेगा ना, तो पूरा क्लोज पाथ में घूम जाएगा, ए पॉइंट से ए पॉइंट वापस रिटर्न करेगा। तो अगर वर्क डन की बात करोगे, वर्क डन ओवर दिस क्लोज्ड पाथ अगर निकालते हो तो क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन ऑफ QE इनटू डिस्प्लेसमेंट, यू कैन से डिस्प्लेसमेंट dr ले लो,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट ही टाइप का है, हमेशा दोनों के बीच का एंगल बराबर ही बन रहा है। और dr का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2πr। अरे मतलब कितने में घूम गया डिस्प्लेसमेंट, 2πr हो गया ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का हमेशा एंगल 0 डिग्री बनता रह रहा है, देखो ध्यान से। तो कॉस का वैल्यू भी हमेशा क्या रहेगा, cos 0 1 हो जाएगा। तो वर्क डन कितना आ गया, q इंटू 2πr। लेकिन अगर याद करो, अगर कोई कंजर्वेटिव फील्ड होती है तो उसमें वर्क डन ओवर अ क्लोज्ड पाथ कितना होता है, 0। 0। क्या यहाँ 0 आया, नहीं। मतलब दिस वायलेट्स द रूल, दिस वायलेट्स द रूल that work done over a closed path in conservative field या इन कंजर्वेटिव फोर्स ही बोल सकते हो, इज 0। यहाँ पे 0 के बराबर नहीं आया। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, ध्यान सुनो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है तो पक्का उसका वर्क डन क्लोज पाथ में कितना आना चाहिए, 0, जो कि इस सिचुएशन में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पक्का कभी भी इस तरह का क्लोज लूप नहीं बनाना चाहिए इसे, और नहीं बनाती। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट आपको बात क्या याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप बनाती हुई नहीं दिखेगी, कंजर्वेटिव वाली खासकर। हाँ बोलो, पूछो। तो इंड्यूस्ड वाले में ऐसा क्यों होता है, क्या बेटे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा क्यों अभी होता तुम है? जानते ही नहीं हो इंड्यूस होता क्या है, तो अभी उसके बारे में मत सोचो। सर कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है सर? अबे कंजर्वेटिव फोर्स जानता है ना, हाँ सर, नेट 0 जाता है सर। तो उस फोर्सेस के करस्पॉन्डिंग जो फील्ड्स होती हैं उन्हें अपन कंजर्वेटिव फील्ड्स बोलते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, वर्क डन तो कैसे भी पाथ पे ले जा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो कौन सा फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट फंक्शन है, मतलब उसका वर्क डन अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिपेंड करेगा, बीच में कैसे लेके गए उससे कोई लेना देना नहीं। और ऐसे फोर्सेस को जनरेट करने वाली फील्ड्स ही को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड्स बोलते हैं। समझ आ रहा है? तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी आपकी कैसी है, कंजर्वेटिव नेचर की ही है, ध्यान रखें। एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं इसको। हाँ एक्सपेरिमेंटली ही करते हैं, बाकी इनके फंक्शंस के बारे में सोचा जाता है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तुम्हें बताया भी तरीका कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को निकालते कैसे हैं, याद करो। हाँ सर, पार्शियल डिफरेंशिएशन। हाँ, तो वो तरीका सब पे अपना के देखा जाता है। ठीक है, अब कोई फील्ड अगर बाई चांस किसी ने हाइपोथेटिकली बना ली तो हम उस पर थोड़ी लड़ सकते हैं, बन गई तो बन गई। अब उसका रीजन ढूंढेंगे क्यों ऐसी आ रही है कि ये साला नॉन कंजर्वेटिव बन गई। ठीक है, इसलिए तो बोला कि आगे नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई, तो हम वहां पे ये अचानक से बदल देंगे, बोल देंगे कि भैया हाँ एक ऐसी फील्ड भी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। आगे जाके पढ़ोगे तो तुम्हें पता लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अलग चीजें हैं ही नहीं, एक तरह से दोनों एक स्क्रीन ले ले सर ऊपर का, क्या बेटा, स्क्रीन शॉट ऊपर का। एक प्रॉपर्टी और पढ़ ले, कितना हो गया अभी टाइम है, ठीक एक प्रॉपर्टी और ले ले। ठीक है, फिर ले लेना 6th प्रॉपर्टी एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगेन। ठीक है, ये बोलता है कि नंबर ऑफ लाइंस originating, ठीक है, और terminating on a charge is directly proportional to its magnitude। देखो इस प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गॉस लॉ में काम आएगी अगेन। ठीक है, गॉस लॉ भी इसी लॉजिक पे चलता है, या उल्टा भी सोच सकते हो, गॉस लॉ से भी ये चीज आती। ठीक है, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मतलब मैंने ऐसी बातें करी कि जो चार्ज है, चार्ज की मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइन।
अब वो ओरिजिनेट भी कर सकती हैं या फिर टर्मिनेट भी कर सकती हैं इसमें, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल रहता है। जैसे अगर मेरे पास में एक चार्ज है, ये मान लो Q1 और एक चार्ज है मेरे पास में Q2, ठीक, या ऐसे ना बोले, अपन पहले इसको ऐसे समझाएं कि मान लो मेरे पास में एक चार्ज है 2 कूलम का, कितने का, 2 कूलम का, इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, पता है क्या, बता सकते हो कितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी? नहीं, कुछ भी निकल सकती हैं, 100 मान लो, हाँ 100 मान लो, हजारों मान लो, करोड़ों मान लो, 2 करोड़ मान लो, 5 करोड़ मान लो, कुछ तो मानोगे, अज्यूम करोगे ना नंबर। अभी गिन के बताओ कितनी मानी है मैंने, देखो 8। अब सोचो, अब सोचो अगर मैं इस पे 1 कूलम का चार्ज बनाना चाहूं तो इससे कितनी लाइंस निकालनी चाहिए मुझे? 4। कैसे बोला? बिनेटरी में कमी होना चाहिए। हाँ, यही बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर, यही चौथी प्रॉपर्टी, सॉरी छठी प्रॉपर्टी है। अगर आपने इसको 8 माना हुआ है, 8 लाइंस अगर अज्यूम करी हैं, तो इसी के लॉजिक से इसमें कितनी लाइंस होंगी? 4 लाइंस होंगी। आधे कॉलम में कितनी होगी? 2 लाइंस होंगी। अच्छा, अगर मैं इसको 80 मानता तो इस पे 40 होती। दिस इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनल रहेगी। समझ आ रहा है? लेकिन ये नहीं कह सकते कि हाँ सर 2 कॉलम में सर ने बताया था कि 8 लाइन होती है तो हमेशा 8 लाइन होती है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। वो तो बनाने वाले के ऊपर कितना बना ले, ठीक है। अगर 1/4 कूलम हुआ हाँ तो एक ही लाइन होगी। देखने में तो अजीब सी बात लगती है कि एक लाइन का क्या सेंस सिमेट्रिक ना होता सर हमेशा। अब वही वाली बात है, सिमेट्री वाली बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो तुमने 8 लाइन मानी होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग वो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट हो रहा है कि वो 8 नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट नंबर नहीं है, कांस्टेंट कोई नंबर नहीं है, यही तो बता रहा हूँ। अबे बता लाइंस कितनी खींच सकता है, वो तो तेरे ऊपर है। कोई गिनने बैठेगा? पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मतलब एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं कि इमेजिनरी हैं? इमेजिनरी। तो तुम डिफाइन करने के लिए कितनी भी बना लो यार, वही है, एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ये। समझ में आ रही बात? अब मैं हर एक पॉइंट स्पेस में तो कवर नहीं कर सकता। एक चार्ज पॉइंट के कुछ दूरी पर कितने पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे बताओ मुझे। मान लो एक चार्ज रखा हुआ है, उससे 1 मीटर की दूरी पे मैं अगर बात करूं तो कितने पॉइंट्स होंगे? तो क्या इनफाइनाइट लाइन खींचता बैठूंगा क्या मैं? टू बी वेरी प्रिसाइज आई हैव टू अप्लाई इनफाइनाइट लाइन फॉर ईच चार्ज। अब एक में इन्फिनिटी रखोगे, दूसरे में इन्फिनिटी बाई 2 रखो, तो बात तो एक ही है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन के लिए कई बार ऐसी बातें की जाती हैं। समझ में आ रही बात? रिप्रेजेंटेशन में क्या बोला जाएगा कि अगर कॉमन सेंस वाली बात है, एक डबल स्ट्रेंथ का चार्ज है तो लॉजिकल है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आता है? तो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। और डेंसिटी बढ़ाने का तरीका क्या होगा? नंबर ऑफ लाइंस को प्रोपोर्शनल कर दो। नहीं समझ में आया? ये आ गया। सर तो हम लोग कैसे पता नंबर ऑफ लाइंस बढ़ेगा? सकता है वो सिंगल लाइन का ही मैग्नीट्यूड बढ़ जाए। नहीं, सिंगल लाइन का मैग्नीट्यूड का क्या सेंस बनता है ये बताओ। लाइन कहीं मैग्नीट्यूड के बारे में बता रही है क्या तुम्हें? ये बताओ। नहीं, ऐसा थोड़ी मोटी लाइन बना दो सर ज्यादा स्ट्रेंथ वाली है गेंडा। ईच लाइन इज यूनिफॉर्म, ठीक है। लाइन कभी भी आपको स्ट्रेंथ के बारे में कुछ नहीं बताएगी, ये बात ध्यान रख लेना। उनका कैसा पैटर्न है उससे आपको पता लग सकता है कि हाँ भैया यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कम है। ये बता सकते हो, रिलेटिव कंसेप्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल देंगे ये ज्यादा तीव्रता वाली लाइन है तो इस पर ज्यादा इफेक्ट डालेगी, ऐसा कोई लॉजिक नहीं। समझ आया? देखो ये सवाल आया हुआ है, मतलब तुम्हारे बुक में दिख जाएगा, ठीक है। ये Q1 ये Q2 इन्होंने ऐसा बनाया था। जिसने ये प्रॉपर्टी देखी हुई है उसी को काम आएगा। अबे यार ये तो थोड़ा बड़ा बना लो। हाँ। Q1 बाई Q2 का रेशियो पूछा, बता सकते हो क्या?
2 2 होगा। 3/2 2 3 4 5 6 2 सर। सर 3/2। 3/2। अबे बीच वाली भी काउंट कर लो, आराम करो। बीच वाली लाइन नहीं है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? सही सर, वो तो कट गई ना आपस में, एक से निकली दूसरे में चली गई, खत्म हो गया। 3/2 कितना आ रहा है? 3/2 3/2 भी गलत है। 3/2 3/2 भी गलत है। 5/2 कॉमन नहीं 6 गिनेंगे, आधा 6 सर। 6 और बार 2 2 नहीं, गलत। 3 सर 3 बात 3 सर 3 ये भी 1 गलत है। 1 ये भी गलत है। मेरा सर फेवरेट सवाल है। -3/2 आप ही बताइए सर, आप ही एक बताइए। बच्चा बोला भी 1 सर 1। नहीं नहीं सर नहीं, -3/2 करेक्ट, -3/2 करेक्ट है। अबे गधेड़ो, अच्छा हाँ मॉड नहीं लगा हुआ ना। हाँ हाँ मॉड नहीं लगाया हुआ मैंने, ध्यान रखना। ये गलती करवा सकता हूँ मैं कभी भी, जो जोश में माइनस वाला लॉजिक है। नन होगा मेरा ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे दूंगा। एक 3/2, दूसरा दे दूंगा 3, तीसरा ऑप्शन दे दूंगा 1 और डी दे दूंगा नन। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन। नन। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव, अच्छा ये भी पता होना चाहिए ये वाला चार्ज पॉजिटिव है और ये वाला चार्ज कैसा है? नेगेटिव, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके टर्मिनेट हो रही हैं और इसमें से बाहर निकल रही हैं। काउंट करो कितनी है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। नेगेटिव चार्ज के लिए कैलकुलेट करो। 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो गया देखना, Q1 हो गया बेटा 9 और ये हो गया 6, लेकिन एक लगाया नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लगाया? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ नेगेटिव चार्ज। क्योंकि अगर ऐसे लिखोगे तो Q2 को आप क्या लिख सकते हो? -6 ले लो। कितना आ गया आंसर? -3/2। मॉड लगा के दे देता या सिर्फ ये बोलता व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, देन यू कैन जस्ट टेल मी द आंसर ऑफ 3/2। ठीक है, तेरे को समझ आया? इलेक्ट्रिक फील्ड का सर साइन होता है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन नहीं होता? अबे कैसी कैसी बातें करते हो बे? वेक्टर है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली चीज। और चार्ज का भी साइन होता है। तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर चार्ज का साइन नहीं होता क्या? हाँ क्या गधे हाँ हाँ सर। वाली सर अब बस